Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about types of friction, that is static, limiting, kinetic. In that, we have discussed about sliding and running friction. Today, we have discussed about factor affecting friction, fluid friction, and friction due to air. Factor affecting friction. Force of friction depends upon the following फैक्टर्स. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? दो चीज़ों के ऊपर. फर्स्ट वन, द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर. आगे हमने देख लिया कि फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होगा तो ही लगेगा. वन ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या करेगा? अपोज करेगा. तो फर्स्ट है कि दो सरफेस जो कांटेक्ट में है उसका नेचर कैसा है. रफ सरफेस हैव अ मोर फ्रिक्शन वाइल स्मूथ सरफेस हैव अ लेस फ्रिक्शन. रफ सरफेस में फ्रिक्शन क्या होता है? ज़्यादा लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बट जो स्मूथ सरफेस होती है उसमें कम लगता है. सेकेंड, तो फर्स्ट हो गया जो फैक्टर है वो नेचर. सेकेंड है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. On horizontal surface, the force of friction is directly proportional to the weight of object that move. जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेट के ऊपर. तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, बट वेट कम होगा तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली क्या होगा? कम लगेगा. तो आपको एक्टिविटी यहाँ पे समझाइए. टू शो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. इसके लिए वुडन टेबल, वुडन बोर्ड, बुक, पेंसिल, पीस ऑफ क्लॉथ, पेन एंड स्टैंड चाहिए. तो सबसे पहले क्या करना है? मेक अ इंक्लाइंड प्लेन ऑन a table with the help of wooden board and book as shown in figure. Put a mark on air in inclined plane with the help of inclined means ऐसा slant. Now let a pencil move down from a point A. Measure the distance covered by pencil on a table before coming to rest. Now spread a piece of cloth over a table. Do the activity again. Note down the distance covered by pencil in this case. Repeat this activity by spreading a thin layer of sand over a table. Maintain a slope throughout the activity. देखो यहाँ पे वुडन टेबल है, बुक ली है, और वुडन बुक के ऊपर यहाँ पे जो वुडन बोर्ड है वहाँ पे इंक्लाइन पोजिशन में स्लैंटली बुक के ऊपर वुडन बोर्ड को रखा है. अभी क्या करवानी है? यहाँ पे मार्क ए कर दिया, यहाँ से पेंसिल को मूव करवाना है. ये पेंसिल कहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगी वो हमें मार्क करना है. ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड क्या है आपको दिखाया है. ये सेकेंड यहाँ पे नीचे क्या है? एक कॉटन का कपड़ा रख देना है, पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ यहाँ पे रख देना है. फिर से पेंसिल को यहाँ से मूव करवानी है और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो हमें देखना है और मार्क करना है. सेम एक्टिविटी आप यहाँ पे सेंड स्प्रेड करके कर सकते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख के कर सकते हो. तो यहाँ पे जो है रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या लगा? ज़्यादा लगा, तो पेंसिल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी. यहाँ पे हमने स्मूथ सरफेस कर दी बिकॉज हमने कॉटन का कपड़ा यहाँ पे रख लिया, तो स्मूथ सरफेस हो गई तो फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया. पेंसिल ने डिस्टेंस कम कवर किया कंपेरिजन टू दिस ऑब्जर्वेशन. you notice that pencil cover different distance on different surface. आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि डिफरेंट सरफेस पे पेंसिल जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिफरेंट है. Conclusion. Force of friction depend upon the surface of nature in contact with each other. तो जो force of friction है वो surface जो ऑब्जेक्ट है वो दो कांटेक्ट में है तो उसकी सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, रफ है या स्मूथ है. नेक्स्ट वन, फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ड्यू टू द लिक्विड एंड गैसेस. तो हमें यहाँ पे अभी नेक्स्ट देखना है फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में. लिक्विड एंड गैसेस से कैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है. यू हैव जस्ट स्टडी दैट ऑल द सॉलिड सरफेस एक्सिट फ्रिक्शन ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर दैट. हमने यहाँ तक तो देखा कि दो सॉलिड ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगता है. बट इवन लिक्विड एंड गैसेस भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगा सकते हैं. Even liquid and gases exert friction on a solid object moving over them. This is called fluid friction. तो उसको बोला जाएगा लिक्विड या गैसेस ऑब्जेक्ट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट के है ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा तो उसको बोला जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन. लिक्विड एंड गैसेस हाउएवर exert less friction as compared to solid surface. लिक्विड एंड गैसेस है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर कंपैरिजन टू जो दो सॉलिड है, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में है उसके कंपैरिजन में लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो कम होगा. ठीक है.
फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड से एग्जिट होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको बोला जाएगा ड्रैग। The fluid friction on object depend on its speed with respect to fluid। जो फ्लूइड का फ्रिक्शन है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है वो डिपेंड है उसकी स्पीड की कितनी है, किसकी रिस्पेक्ट में, फ्लूइड की रिस्पेक्ट में। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है प्लस फ्लूइड का नेचर कैसा है वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फ्लूइड फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। वाटर से फ्रिक्शन कैसे लगता है वो दिखाया है। व्हेन पर्सन स्विम इन वाटर, वाटर अपोज हिज और हर मोशन बिकॉज वाटर एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ स्विमर। जब कोई पर्सन स्विमिंग करता है तो वाटर है वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हिज या हर, वो जब मोशन में होते हैं पानी में तब उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। देखो ये इस साइड मूवमेंट कर रहा है तो वाटर का फ्रिक्शन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये मेन है वो इस साइड जा रहा है। सेकेंड, द स्पेशल शेप ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच फ्लूइड liquid or air can flow offering a minimum friction is called streamline शेप। स्पेशली ऑब्जेक्ट का ऐसा शेप बनाया जाता है जिससे कम से कम फ्रिक्शन लग सके, वो जो शेप होता है उसको बोला जाएगा स्ट्रीमलाइन शेप। इन नेचर द बॉडीज ऑफ फिश आर स्ट्रीमलाइन। देखो फिश का जो बॉडी होता है स्ट्रीमलाइन का शेप होता है, वो आपको पता है क्योंकि आपने 7th स्टैंडर्ड में भी देखा है, ऐसा शेप होता है, आगे पीछे से पॉइंटेड होता है जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगे। तो जो फिश का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है जिसकी वजह से वो कम से कम उसके ऊपर वाटर से फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो आगे मूवमेंट ही नहीं करेगा वाटर का। ठीक है। Next, bodies of ship and boat are also made streamlined so that experience less friction while moving through the water। ये जो बोट है या शिप है उसका शेप एक स्ट्रीमलाइन बनाते हैं जिसकी वजह से जब वो पानी में मूवमेंट करते हैं तो उसके ऊपर फ्रिक्शन पानी का कम लगे। नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। एयर एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट दैट मूव थ्रू इट एंड अपोज दैट मोशन। एयर भी फ्रिक्शन लगाता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में मूवमेंट करता है तो अपोज भी करता है मोशन को, बट वो लेस होता है, इतना स्मॉल होता है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। बट फ्रिक्शन ऑफ एयर इज टू स्मॉल दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट इजीली। इन नेचर बॉडीज ऑफ बर्ड आर स्ट्रीमलाइन such that they experience least amount of friction in air। बर्ड्स जब एयर में मूवमेंट कर रहे हैं तो एयर का फ्रिक्शन बर्ड्स के ऊपर लग रहा है बट वो इतना कम होता है कि कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो एयर का जो फ्रिक्शन है वो बर्ड्स के ऊपर कम लगता है। द बॉडीज ऑफ एरोप्लेन एंड बुलेट ट्रेन आर ऑल्सो मेड स्ट्रीमलाइन सो दैट दे एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन व्हाइल मूविंग थ्रू एयर। इसके अलावा एरोप्लेन्स है, बुलेट ट्रेन है, उसका शेप भी स्ट्रीमलाइन बनाते हैं क्योंकि जब भी वो एयर में मूवमेंट करता है तो लीस्ट कम से कम फ्रिक्शन एयर का उसके ऊपर लगता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्ट्रीमलाइन बनाते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एयर का कटिंग हो जाता है, ऐसा पॉइंटेड बनाते हैं जिसकी वजह से एयर का फ्रिक्शन कम लगता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एवल। एवल मीन्स हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इन सम केस फ्रिक्शन इज़ यूजफुल। कई बार फ्रिक्शन ज़्यादातर केस में हमारे लिए यूजफुल होता है बट कई बार हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। We cannot do anything without it. At the same time, it is evil in some cases because it results in loss of energy, wear and tear of surface. सो फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवेंट, लेकिन कई बार हमारी एनर्जी वेस्ट होती है एंड वियर एंड टीयर होते हैं कुछ सरफेस का। मीन्स मशीन के पास एक दूसरे के साथ अथड़ाते हैं, टकराते हैं। जब भी कोई भी बड़े बड़े मशीन से वर्क करते हैं तो उसमें जो पार्ट्स होते हैं तो उसका वियर एंड टीयर वो घिस जाते हैं, घसारो हम गुजराती में बोलते हैं। तो कई बार फ्रिक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है एंड पार्ट्स का वियर एंड टीयरिंग होता है। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी। तो एडवांटेज क्या है, हमने ऐसा तो देख लिया कि वो कई बार डिसएडवांटेज भी होते हैं, बट एडवांटेज क्या है वो आपको दिखाया है। फ्रिक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ।
फर्स्ट वन, हेल्प अस टू वॉक, फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन अवर फीट एंड ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग और फॉलिंग। फ्रिक्शन की वजह से ही हम चलते हैं, तो हम स्लिप नहीं हो जाते हैं या गिर नहीं जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन हमारे फीट एंड ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है। Second, movement of vehicle. The friction between the tires of various vehicles and the ground helps to move on a ground without slipping. In tires, friction is increased by making a grooves in them. Due to greater friction, the tires provide better grip on a road that prevents skidding ऑफ व्हीकल। देखो जो टायर्स होते हैं कार के, ट्रक के, बसेस के, स्कूटर के, उसमें ग्रूव्स बनाते हैं। उसमें आपको पता है यहाँ पे स्पेस अंदर होती है, तो उसको बोला जाता है ग्रूव्स। ग्रूव्स की वजह से फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ग्राउंड एंड टायर के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बिकॉज अगर फ्रिक्शन कम होगा तो वो टायर है ना, वो इजीली चल ही नहीं पाता, वो स्लिप हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रिक्शन बढ़ाया जाता है व्हीकल्स में। व्हीकल्स के जो टायर्स है वहाँ पे ग्रूव्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन लगे और जिसकी वजह से हम व्हीकल्स के टायर स्लिपरी नहीं हो जाते हैं, स्लाइडिंग नहीं हो जाते हैं। स्पाइक शूज़ फॉर बेटर ग्रिप। स्पाइक शूज़ नाउ डेज तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखो दिखाया है, शूज़ में स्पाइक्स होते हैं, स्पेस होती है। इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो इंक्रीज होता है प्लेयर जो शूज़ है एंड ग्राउंड के बीच में। तो जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, उसके शूज़ में जो शूज़ होता है उसमें स्पाइक्स बढ़ाते हैं बेटर ग्रिप के लिए। तो ग्राउंड एंड शूज़ के बीच में बेटर ग्रिपिंग के लिए स्पाइक्स बनाते हैं। जिस अगर वो कम होगा तो हम शूज़ क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। आपने हाँ डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होता है कि हमारे शूज़ घिस जाते हैं तो हम कैसे स्लिप हो जाते हैं पानी में या ऐसी कोई स्मूथ सरफेस है तो। ठीक है, नेक्स्ट वन, राइटिंग। वी आर एबल टू राइट बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टिप ऑफ पेन एंड पेपर। हम लिख पाते हैं ऐसे बिकॉज हमारी जो पेन की टिप है, पेपर उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो हम लिखते तो ऐसे ऐसे स्लिप हो जाता, लिख ही नहीं पाते। ठीक है स्टूडेंट, next one, application of brake. The brake of car and moving vehicles depend on the friction. When we apply brake, car stop due to the force of friction between the brake lining and drum of wheels. ब्रेक, जो कार की ब्रेक होती है और एनी मूविंग व्हीकल्स है वो ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। जब आप ब्रेक लगाते हो तो कार स्टॉप हो जाती है बिकॉज किसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, ब्रेक लिनिंग एंड जो ड्रम ऑफ व्हील है उसके बीच में। देखो आपको यहाँ पे दिखाया है, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक कार स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन। ब्रेक लिनिंग होती है एंड जो व्हील का जो ड्रम है, जो मेटल की प्लेट होती है टायर में बीच में, उसमें जो प्लेट होती है ना वो पूरा जो ये मेटल की सरफेस होती है जिसमें होल्स होते हैं, तो वो ड्रम ऑफ व्हील होता है एंड ब्रेक लिनिंग होता है। ब्रेक लिनिंग आर द consumable surface in a brake system such as ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो जो मेटल की होती है उसमें ब्रेक लिनिंग होती है एंड वहाँ पे व्हील्स में मेटल की प्लेट होती है, वहाँ पे ऐसे स्पाइक्स होते हैं, ऐसे ड्रम्स होते हैं, ऐसे प्लेट्स होती है। कभी भी मेटल की टायर की जो मेटल की प्लेट है वो ओपन करो ना तो पूरी वो अटैच होती है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लिनिंग के जो पट्टे होते हैं जैसे हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्टली उसके साथ अटैच होती है टायर्स की जो मेटल की पैच है ना, जो व्हील्स का ड्रम है एंड ब्रेक लिनिंग है, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है इसलिए वो रुक जाता है। नेक्स्ट, लाइनिंग ऑफ मैच स्टिक। लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक। When you strike a matchstick against the rough surface of matchbox, it catch fire. The force of friction raises the temperature of matchstick head to such an extent that chemical in it catch a fire to produce a flame. आपको ये तो पता है क्योंकि हमने 6th चैप्टर में देख लिया। जो मैच स्टिक का जो रफ सर्फ है, मैच स्टिक का हेड एंड मैच बॉक्स का जो एरिया होता है जहाँ पे हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो वो रफ करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है एंड फ्लेम प्रोड्यूस होती है। स्क्रू एंड नेल्स। इट इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट होल्ड अ स्क्रू एंड नेल्स इन अ वुड। हम वुड का कोई भी चीज़ है उसमें कैसे स्क्रूज एंड नेल्स फिट करते हैं, तो वो वुड एंड उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से हम इजीली वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, do you know a shooting star meteoroids when enter the atmosphere is a very high speed?
catch a fire and burn completely before reaching the surface of Earth. This is because at such a speed, the friction between the meteoroids and Earth's atmosphere extremely high. Due to this high friction, the temperature of meteoroids rises to such a higher degree they catch fire. Thus, the friction saves us from the impact of meteor. Shooting star is a small rocky or metallic body in the outer space. वो जब जनरली क्या होता है कि वो जैसे एंटर करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में तो उसकी स्पीड इतनी होती है एंड अर्थ एटमॉस्फेयर में जब भी वो आते हैं तो इतना फ्रिक्शन लगता है कि वो स्पीड की वजह से क्या हो जाते हैं मेट्रोइड्स और एटमॉस्फेयर में इतनी हाई स्पीड से आते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो वहाँ पर ही बर्न हो जाता है, आग कैप्चर कर लेता है। इसीलिए एटमॉस्फेयर में ही वो क्या हो जाता है, जल जाता है, वो अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि इतना बड़ा अगर अर्थ सरफेस पे पहुँचता तो हमारे लिए वो हार्मफुल होता है। ठीक है, तो हम इससे बच जाते हैं उसके इम्पैक्ट से। नेक्स्ट, वे ऑफ इंक्रीज इन फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है तो कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आपको वेज दिखाया। फर्स्ट वन, बाय मेकिंग द सरफेस रफ। दो ही चीज़ें हैं। व्हीकल्स में ग्रूव्स बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आपको जो टॉपिक दिया है उसके लिए। एंड सेकेंड वन है कि वो आप सरफेस से वो रफ कर सकते हो। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सरफेस ऑफ हेड ऑफ मैचस्टिक एंड द साइड ऑफ मैचस्टिक are deliberately made rough to increase the friction to produce more heat because of which matchstick light up easily। दोनों के सरफेस जानबूझ के रफ रखते हैं कि वो जब भी आप स्ट्राइक करो तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस ज़्यादा हो। सिमिलरली, कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विथ सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट। और कबड्डी प्लेयर है वो पहले साइन में से हैंड रब करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन कर सकें। बाय मेकिंग grooves, you can increase the friction in the case of tire of bicycle, car and etc. by making a grooves in them. Due to greater friction, tires provide better grip on the ground and prevent the skidding on a vehicles। जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के उसमें grooves ज़्यादा बढ़ाते हैं जिसकी वजह से बेटर ग्रिप रहती है रोड पे और वो स्लिप नहीं हो जाता है। Friction is increased by deliberately by using a brake pad in a brake system of bicycle and automobile. During the motion of bicycle and automobile, the brake pad do not touch the vehicle. When you press the brake lever, these pads chase the motion of rim due to the friction and will stop। फ्रिक्शन जानबूझ के जो ब्रेक होती है वहाँ पे ब्रेक पैड होते हैं और चीज मीन्स नो लॉन्गर कंटिन्यू, तो वो ब्रेक पैड क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। जनरली हम बाइसिकल में पता है कि वहाँ पे जो टायर होता है यहाँ पे दोनों साइड ब्रेक पैड्स होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। जैसे हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो वो इतने नज़दीक आ जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं टायर से। जो व्हील्स है वहाँ पे प्रेस हो जाते हैं जिसकी वजह से अभी कंटिन्यू मोशन में नहीं रहेगा, नो लॉन्गर टू कंटिन्यू। ठीक है, तो ब्रेक के पैड एंड उसके बीच में जो बाइसिकल है उसके व्हील्स है उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, इसीलिए व्हील्स क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन इज एन एवल डिसएडवांटेज है। तो ये डिसएडवांटेज फ्रिक्शन का कैसे होता है वो आपको दिखा, एडवांटेज तो हमने देख लिया, ठीक है, कि कैसे यूज़ उसके होता है फ्रिक्शन का, बट डिसएडवांटेज कैसे है वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।